हेलो एवरीवन। तो आदर्श से आप लोग मिलिए। आदर्श जो है वो ऑनलाइन स्टूडेंट है, यूट्यूब के थ्रू ही इसने पढ़ाई करी है और गेट 22 में बहुत ही अच्छी रैंक के साथ इसने क्वालिफाई किया है। 40 मार्क्स है इसके, जो कि इस बार टफ एग्जाम था। मतलब कि अगर आप प्रीवियस ईयर के मार्क्स से अगर आप कंपेयर करोगे तो 45-50 की रेंज में आप इसके मार्क्स मान सकते हो, क्योंकि इस बार का पेपर टफ था। तो 5 to 10 मार्क्स सभी के इस बार डिक्रीज हुआ है। इवन जो कट ऑफ गया है वो भी 25 मार्क्स गया है, जो कि नॉर्मली 30-31 चले जाता था, 29-30 के अप्रॉक्स जाता था। तो वो अब 25 गया है। और ऑल ओवर जो 1000 में नॉर्मलाइज करने के बाद जो मार्क्स होते हैं वो 552 है आदर्श के। और अभी अगर हम देखें तो रैंक जो है वो है 2075। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि आईआईटीज मिलने के चांसेस है। आईआईटीज इजीली मिल जाएगा इसको। आईआईटी भुवनेश्वर हुआ, आईआईटी पटना हुआ, गोवा, जम्मू, इजीली मिल जाएगा। अगर हम एनआईटीज की बात करें तो सारे ही एनआईटीज ओपन है। एनआईटी त्रिची से लेकर कोई भी एनआईटी में अगर जाना चाहेगा आदर्श तो इजीली उसको मिल जाएगा। और किस तरह से उसने मैनेज किया है जॉब के साथ में, मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ और कैसे मैनेज कर पाऊंगा जॉब के साथ में, तो वो आदर्श एक उसके लिए आइडियल पर्सन है। क्योंकि आदर्श ने टीसीएस में जॉब के साथ में इसको मैनेज किया है। और वाराणसी से है ये। और इंद्रप्रस्थ कॉलेज से इसने अपना बीटेक किया है, गाजियाबाद से। तो वहां से इसने अपना बीटेक किया है, वाराणसी का है। और यूट्यूब के थ्रू ही इसने फॉलो करना स्टार्ट किया। कहीं कोई एक्स्ट्रा इसने कोई कोचिंग कहीं नहीं करी है, यूट्यूब पे ही ये फॉलो करता रहा मेरे लेक्चर्स को। कंप्लीट लेक्चर्स सारे सब्जेक्ट से नहीं हो पाए थे, तो 4-5 सब्जेक्ट जितने भी मैं इसको करवा सका था, नेटवर्किंग छोड़कर ऑलमोस्ट काफी कुछ इसको मैंने करवा दिया था। और इसका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये रहा कि इसकी मैथ्स अच्छी है ऑलरेडी। तो मैथ्स में इसको एक्स्ट्रा एज मिल गई। मैथ्स इसको करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ी। कंप्यूटर्स के कुछ इसने यूट्यूब से ऑलमोस्ट सारे कर ही लिए थे। और लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता था, लेकिन बाद में जब जॉब से आता था, ऑफिस से आता था, फिर बाद में क्लासेस अटेंड करता था। और इस तरह से इसने जर्नी करी है। अब आदर्श, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। और अपनी जर्नी बताओ थैंक कि यू किस सर। तरह से तुम कैसे इस चैनल पर आए, कैसे तुम्हें पता चला कि यहाँ पर पढ़ा जा सकता है, और पढ़ने के बाद तुम्हें कैसा लगा और किस तरह से तुमने रैंक अचीव करी। तो पूरी जर्नी आप बताओ। सर जब मैं कॉलेज में था तो बहुत सारे जो फ्रेंड थे वो गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कोई बोलता मैं रविंद्र बाबू से पढ़ रहा हूँ। मैं जानता भी नहीं था कि कौन है रविंद्र बाबू और हम्म। गेट करने से क्या होगा। हम्म। हालांकि मैं अच्छा स्टूडेंट था, मेरे टॉप रैंक आती थी कॉलेज में, तो लेकिन मेरा कोई गोल नहीं था कि मैं गेट का एग्जाम दूं। फिर मैं टीसीएस में आया तो एम्बिशन बढ़ गई। तो ऐसे ही मैं सर्च कर रहा था, फिर मैंने आपका देखा। तो मेरे साथ चैलेंज ये था कि अगर मैं कोई पेड कोचिंग ले भी लेता तो भी मैं टाइम दे नहीं पाता उनको उतना। हम्म। तो उससे अच्छा ये था कि मैं खुद ही पढूं। हम्म। और जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें कभी कभी संडे सैटरडे को भी मुझे ऑन कॉल आना पड़ता है हम्म। कंपनी में। तो वो भी सैटरडे संडे भी मेरा चला जाता था। अच्छा। हाँ, तो जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं पढ़ना शुरू किया। तो आपने जब लाइव क्लासेस शुरू किया था तो ऐसे ही मैंने देख लिया था कि बाई चांस। अच्छा। तो वहाँ पे तो ये सर यूट्यूब पे तो बहुत लोगों की वीडियो है, लेकिन हम्म। मैंने आपका वीडियो देखा था। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। तो प्रोग्रामिंग भी ठीक ठाक थी मेरी, हम्म। लेकिन उतनी डीप नहीं थी जिस तरह के आते हैं क्वेश्चन। हम्म। तो वो आपने सॉर्ट आउट किया था उसे। अच्छा। फिर उसके बाद डिजिटल लॉजिक तो कमाल का था, कोई भी क्वेश्चन आता मैं कर लेता उसे। वेरी गुड। लगभग आपने कंप्लीट ही पढ़ा दिया था उसमें। हम्म। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो सबसे टफ चीज मुझे लगी थी वो था पाइपलाइनिंग। वो भी मुझे आपके लेक्चर से ही समझ में आया था। हम्म। हाँ। और ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट वाला चैप्टर टफ था, वो भी मैंने आपसे सीखा था। वेरी गुड। और उसके बाद जब मैं अच्छा स्टूडेंट था तो टीचर मुझे बोलते थे कि गेट का एग्जाम दे दो। हम्म। तो मेरे पास पहले एक और चैलेंज था, फाइनेंशियल दबाव भी था कि जॉब जॉब कर, बीटेक कर लिया तो जॉब करो। तो हम्म। मैंने सोचा कि मैं पहले जॉब कर लेता हूँ। फिर मैं वहाँ गया तो एम्बिशन बढ़ गई, मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए गेट। तो फिर ऑप्शन या था, या तो जॉब छोड़ के गेट की तैयारी करो, तो फुल टाइम कोई कोचिंग कर सकते हैं। तो ये संभव नहीं था मेरे लिए। तो
मैंने ऐसे ही तैयारी करना शुरू किया और फॉर्चुनेटली मुझे आपका चैनल मिल गया। तो उसके बाद मैंने उस पर करना शुरू किया था। और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, मैंने खरीदे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बुक। तो आमतौर पर मैं लगभग क्वेश्चन कर लेता था 80% उसमें से, हम्म। ऑल सब्जेक्ट के। और डिजिटल लॉजिक के, प्रोग्रामिंग के तो सारे ही कर लेता था। वेरी गुड। तो ये रैंक और इम्प्रूव हो सकती थी। जैसे कि मैंने एक प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन आया था जिसमें जेड के क्यू करके आंसर था ना, उसको मैंने छोड़ दिया था डाउट में। कौन सा वो वाला? मैंने सॉल्व कर लिया था। एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन ही था जिसमें आस्काई कोड दे रखा था। आस्की कोड Z26 ऐसे करके कुछ था, उसमें कैरेक्टर वैल्यू यस सर, प्रिंट करनी थी। उसको मैंने सॉल्व कर लिया था। तो मेरा जो उसमें 3 लेटर थे ना, तो मेरा लास्ट वाला डिफरेंट आ रहा था कहीं से, कोई अच्छा। कैलकुलेशन मिस्टेक रही होगी। हम्म। तो मैंने उसको डाउट ऑफ बेनिफिट देते हुए छोड़ दिया, रिस्क नहीं लिया उसको। लेकिन अगर तो दो भी ऐसे अगर मैंने, सही आ गया था तो ऑप्शन तुम्हारा मैच कर जाता। Z S करके दो दो ऑप्शन उसके थे ऑलरेडी। यस यस सर, लेकिन मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। पता चले वो 2 नंबर का था दो तो नंबर का था। और माइनस हो जाता। हाँ, गलत होता तो माइनस हो जाता, ये था। तो ऐसे मैंने जो डाउट वाले क्वेश्चन थे मैंने छोड़ दिए थे। हम्म। ऐसे अगर मैं करता तो 10 नंबर और बढ़ गए होते। और तुम्हारी रैंक अराउंड 1000 के अंदर आ जाती, 50 नंबर के करीब तुम पहुंच जाते। ये सर। थोड़ा रिस्क कहीं तो ना ऐसे कहीं पे लेना पड़ता भी है कहीं कहीं पर। हाँ, लेकिन मैं, चूंकि मैं सावधानी इसलिए रख रहा था क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी माइनस ही हो जाए। हाँ, ये भी बात है। तो जो जिस पे मैं श्योर हूँ वो तो मेरे पास रहना चाहिए। हम्म। ये मेरा उद्देश्य था। तो फिर मैंने दिया। और उसमें सर एक और इशू आ गया था बीच में, आपको याद होगा कि जब एडमिट कार्ड डिले हो गया हम्म। जनवरी में, तो पहले तो हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। मैं सोच रहा था 3 को आना चाहिए तो 7 को कैसे आ गया। दूसरी बात, उस टाइम मेरे पास बहुत दबा के काम आ गया था। मेरे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा जिसमें मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम्म। और आखिरी में लोग पोस्टपोन कराने के लिए प्रोटेस्ट करने लगे, हम्म। ऑनलाइन पिटिशन साइन करने लगे। इसका बैड इम्पैक्ट था। आखिरी दिन तक तो मैं कंफ्यूज ही था कि पोस्टपोन होगा या रहेगा। तो सभी 3 को कंफ्यूज। जब, ये सर, तो उसका इम्पैक्ट रहा। अगर वो नहीं होता तो श्योर ही बेटर होता। तो मुझसे अगर एक बार बात कर लेता तो मैं तुमको पहले ही बता देता कि नहीं होगा पोस्टपोन, क्योंकि सर मैंने देखा चांसेस थे कुछ ही। टीचर भी इन्वॉल्व थे उसमें, तो मैंने सोचा शायद पोस्टपोन हो जाए। नहीं। मुझसे जितने भी स्टूडेंट्स ने पूछा, मैंने उनको 100% बोल दिया था कि पोस्टपोन होने का 1% भी चांस नहीं है, कोई कितनी कोशिश कर ले। क्योंकि वो क्या है ना, अगर पोस्टपोन अगर करना होता है ना, तो कम से कम हम्म 15-20 दिन पहले वो लोग बता देंगे। क्योंकि कई बच्चे बाहर से आते हैं, सेंटर पे आते हैं, कई सारी चीजें मैनेज करनी होती है। तो अगर वो 15 दिन पहले, 1 महीने पहले अगर कर देते तो ठीक है। नहीं तो अगर कोई, अब वो पिटिशन फाइल भी जो कर रहे थे लोग, तो वो 15 दिन पहले ही करना शुरू किया था। अब उतने दिन में कुछ भी चीज चेंज होना पॉसिबल इतना इजी होता नहीं है। नहीं, मैं लेकिन हाँ, डाउट पोस्टपोन होता है। के पक्ष में भी नहीं था, तो इसलिए भी मेरा मूड थोड़ा डिस्टर्ब था। अच्छा। क्योंकि पोस्ट, ये सर, मैं नहीं चाहता था पोस्टपोन हो। और हुआ भी नहीं। मेरे पास भी वो ऑनलाइन पिटिशन वाले फॉर्म तो आए थे मेरे पास में। हम्म। मैंने उसको नहीं फिल किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था पोस्टपोन हो। क्यों पोस्टपोन करें, जो चीज़ अभी हो सकती है उसको कल क्यों करें। सही बात है। और दूसरी चीज़ की लोगों का कहना था जब कोविड ठीक हो जाएगा तो यहाँ पे 9 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो किसी न किसी को तो इशू हमेशा ही रहेगा। ऑब्वियसली। चाहे आप कभी भी एग्जाम कराएंगे, हो सकता है किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसा कभी कंडीशन आएगा ही नहीं कि 100% लोगों के साथ सेफ कंडीशन हो। नहीं कोई गारंटी दे सकता है। तो इसलिए भी मैं इसके पोस्टपोन के पक्ष में भी था। हम्म। मेरा ऐसा मानना था कि एग्जाम अभी होनी चाहिए थी, जब हो रही है तभी होनी चाहिए थी। लेकिन अंदर एक डर भी था कि अगर पोस्टपोन हो गया तो जो हार्ड वर्क करेंगे वाइनिस हो जाएगा, फिर से जीरो से शुरू करो। ऐसा है कि अगर पोस्टपोन्ड हो भी जाता है या पहले होता ना, उससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता। हमें लगता है कि हमें टाइम एक्स्ट्रा मिल गया, लेकिन रिजल्ट, एंड रिजल्ट वही आता। यस सर, यस सर। और मुझे ऐसा लगता है कि जब डीले हो जाता है ना, मैं कॉलेज टाइम से जाता हूँ, हम्म। जब मुझे किसी चीज का वेट करना होता है तो मेरा परफॉर्मेंस डाउन होने लगता है। वही होता ही मैंने है। देखा था कॉलेज में जैसे वाइवा होता था ना, हम्म। तो चाहे कोई भी आ जाए तो पहले ही बुला लिया,
तब तो ठीक है। कभी कभी टीचर को आना है 12 बजे, वो आ रहे हैं 3 बजे, हम्म, तो मैं तब फिर क्या इंटेंशन होता था, जल्दी दो और यहाँ से भागो। हम्म, तो उसमें रहता था बस भागना है यहाँ से, चाहे इसको कुछ बताओ या ना बताओ। सही बात है। तो तुमने सारे वीडियोस देखे तो थे, कोई छोड़ा था या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो तुमने स्किप कर दिया था? सारे वीडियोस तुमने कंप्लीट देख लिए थे? ऑलमोस्ट देखे थे। हम्म, जैसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था टोपोलॉजिकल सॉर्ट, हम्म, तो मैंने तो टर्म नहीं सुना था क्या होता है ये। तो हम्म, मैंने सर्च किया, उसमें आप में मिल गया, तो मैंने उसे देखा था। तो हम्म, ऐसे ही जो जब मैं क्वेश्चन करता तो कोई ऐसी चीज आ जाती थी तो मैं उसे ढूंढता था उसमें। हम्म। तो तुमने सिर्फ और सिर्फ YouTube के वीडियोस देखकर कंप्लीट करके इतनी अच्छी रैंक अचीव कर ली। और इस यस पिछले सर। साल तो मेरे पास पेड बैच था भी नहीं, कई बच्चे चाह रहे थे कि ये ना फुल कोर्स ज्वाइन करने का, लेकिन पिछले साल मैंने बैच ऐसा प्लान किया ही नहीं था। और इस साल कंप्लीट बैच फाइन प्लान कर लिया है। और क्या है ना, यूट्यूब पे पढ़ने में और पेड बैच पढ़ने में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। क्या होता है, दोनों तरफ से सीरियसनेस आ जाती है। जैसे कि तुम तो ऑलरेडी सीरियस थे, लेकिन हर बच्चा सीरियस होता नहीं है। और दूसरी बात है ना, टीचर के ऊपर भी बाउंडेशन आ जाती है। जैसे कि अब मैंने नेटवर्किंग यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं कर पाया, स्टार्ट ही नहीं कर पाया, और नेटवर्किंग के इस बार 11 क्वेश्चन आ गए, जो कि बहुत बड़ा वेटेज हो तो गया। मेरा मेरा सबसे वीक पॉइंट वही था, नेटवर्किंग। हाँ, और नेटवर्किंग मैंने कराया ही नहीं था। तो जो एक आईपी एड्रेस का क्वेश्चन था ना, वो गलत हो गया सर। हम्म। मैंने प्रैक्टिस करे थे, फिर भी गलत हो गया वो। अब क्या हुआ कंसेप्ट ना, मुझे पता थे। अब इससे क्या हुआ ना कि या यूट्यूब पे पढ़ाने पे क्या होता है ना कि हमको बाउंडेशन नहीं होता टीचर के ऊपर कि उसको कंप्लीट कोर्स कराना है। जितना वो करा देगा वो यस। बाकी बच्चों के लिए प्लस ही है। और अगर हम फीस पे कर देते हैं, स्टूडेंट अगर फीस पे करके पढ़ता है तो वो सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसको पैसा वसूल करना है। टीचर के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि उसने पैसा लिया है तो उसको कंप्लीट कोर्स कराना है और अच्छे से कराना है। टेस्ट सीरीज का फर्क मिल जाता है, और टेस्ट पेपर का एनालिसिस मिल जाता है। तो ये सारी चीजें इस साल से स्टार्ट हुई है। तो काफी सारे बच्चे को इस बार बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब कि अगर उनको क्या है, यूट्यूब से एक भरोसा हो जाता है कि है ना, हाँ, इनका पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि सर। अगर सिर्फ यूट्यूब के वीडियो देखकर ही अगर कोई इतने अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकता है, तो अगर फुल फ्लेजेड कोर्स अगर हम पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, तो रिजल्ट कौन रोक पाएगा? हाँ, हमने यूट्यूब में तो कुछ पोर्शन स्किप भी थे उसमें से, लेकिन हम तो हम्म, वही पढ़ा था जो उसमें था। बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने ना इतना अच्छा रिजल्ट दिया, वो भी जॉब के साथ मैनेज करके, जो कि इतना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए मैं तुमको ये सर, बहुत। टाइम टाइम नहीं मिल पाता, और मैं बता रहा हूँ आपको, सैटरडे संडे भी ऑन कॉल होती है। हम्म, तो जैसे 8 संडे सैटरडे होते हैं एक मंथ में, तो उसमें कम से कम 4, मिनिमम कंडीशन 3 में तो आपको प्रेजेंट रहना ही पड़ता है। हम्म, तो वो भी 8 में से 5 हो गए, 4 हो गए। और ऐसे में क्या होता है, जैसे कि हम घर पे बैठे हैं तो जॉब करने में ये भी टेंशन होता है कि जैसे कोई चीज चल रही है प्रोडक्शन पे, और वहाँ इशू है, तो उसको रिजॉल्व आप टाइम में भी करते हैं। हाँ, ऐसा अगर तो है नहीं सर्वर। कि जैसे जैसे आपका वर्किंग टाइम खत्म, आप लैपटॉप बंद करके बैठ जाओगे। बिल्कुल, प्रोडक्शन सर्वर चल रहा है, अब आपको कुछ करना, अगर कोई इशू आ गया है तब आपको उसको उसको प्रायोरिटी पे रिजॉल्व हाँ, करना ही पड़ेगा, अपना सारा काम छोड़ के। कोई भी एप्लीकेशन जब आप लाइव हैंडल कर रहे होते हैं तो आपको तो प्रायोरिटी पे करना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर पे इफेक्ट पड़ जाएगा। सही बात है। तो इसलिए इसलिए वो भी टाइम वेस्ट हो जाता है। पता चले कि मैं 8 बजे खाली होना है, मैं 12 बजे तक लगा हुआ। लेकिन इसका तुम्हें एडवांटेज मिलेगा जब तुम अगर अपना एमटेक करने के लिए जाओगे, और जब अपना जब बैठोगे ना, वहां पर अगर पीएसयू के लिए कहीं पर भी अगर तुम अप्लाई करते हो, तो तुम्हें डेफिनेटली इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अब जॉब भी किया है, बीटेक भी कंप्लीट कर लिया यस है, सर। गेट क्वालिफाई कर लिया, तो इन सब का तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। जब तुम बाकी स्टूडेंट के साथ फाइट करोगे ना, तो तुम्हें अलग एक्स्ट्रा एज मिलेगा, तुम्हें अलग से देखा जाएगा कि हाँ, इसको वर्क एक्सपीरियंस भी है, जो नॉर्मली अगर स्टूडेंट डायरेक्ट करने गया होगा तो उसको वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो तुम्हें उस चीज का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और जब तुम जॉब करने के लिए जाओगे तो वहां पर भी तुम्हारे लिए कोई नया नहीं होगा कि मुझे जॉब करना है तो क्या करना है। वो सब चीजें तुम्हारे लिए सॉर्टेड है। हाँ सर, मैं भी मानता हूँ कि जिससे कारपोरेट कैसे वर्क करता है इसका एक्सपीरियंस तो मुझे है, हम्म, और वो 1 साल से है। तो बिल्कुल। एक साथ। तो अब तुम कब प्लान और कर रहे हो ज्वाइन करने का, मतलब क्विट करने का सोच लिया है ना?
रिजाइन दे दिया सर। क्या, रिजाइन दे दिया? यस सर। वेरी गुड, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जैसे ही तुमको कॉलेज मिल जाता है, अलॉट हो जाता है, तो फिर आप मुझे बताना। तो एक और अपन यस सर। बताएंगे सेशन कि किस तरह से तुमको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और किस तरह से तुम कॉलेज में जा रहे हो, वो सारा चीजें हम एक वीडियो और बनाएंगे और बाकी सब लोग को बताएंगे तुम्हारी सक्सेस जर्नी आगे की। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। अगर एंड में अगर तुम कोई मैसेज देना चाहते हो स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर फ्रेशर्स भी अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, वो उसके लिए उसको अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैसेज सर, क्या मैं ये मैसेज दे सकता हूँ कि अगर कुछ बड़ा करना है तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। हम्म। और चूंकि हम इंडिया लेवल पे compete करें तो ये केकवाक नहीं होने वाला। और दूसरी बात कि हमें ये भी विश्वास होना चाहिए कि मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ। जैसे कोचिंग लोग करते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेने से थोड़ा ना सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। जो आपके टीचर हैं उनको सावधानी से चुनिए, हम्म। और उसके बाद जो बता रहे हैं उस डायरेक्शन में मेहनत करिए, तो ही संभव है। क्योंकि हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली, पैसे वेस्ट कर दिए, और सारा मटेरियल, चलो मान लिया क्वालिटी कंटेंट भी दे दिया, टीचर अच्छे भी हैं, फिर भी हार्ड वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा। वो सही, आपका एग्जाम लिखने नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही। मेरा भी कहना यही होता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं किसी से, और अगर हम पढ़ रहे हैं और उसके पढ़ाने के बाद अगर मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मेरा पढ़ाई का डायरेक्शन सही है। लेकिन अगर मैं टीचर यस से सर। पढ़ भी रहा हूँ और मुझसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। मतलब या तो टीचर नहीं पढ़ा पा रहा है, या तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और अगर मेरा ये मानना है कि हर स्टूडेंट पढ़ सकता है, अगर उसको अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए, तो अगर उसको सही गाइडेंस मिल जाए, अच्छा टीचर पढ़ाने वाला मिल जाए, तो वो कोई भी स्टूडेंट हो, कितना भी वीक स्टूडेंट हो, वो निकाल सकता है एग्जाम। तो बिल्कुल सही बात तुमने बोली कि जो भी टीचर चुनो, बहुत सावधानी से चुनो, सोच समझ के चुनो। क्योंकि आप कोचिंग अगर जा रहे हो, आप अपना फीस पे कर रहे हो, एट द एंड मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। इसमें कोई नो डाउट, जो जैसा कि आदर्श ने बोला कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप किसी को चुन रहे हो, टीचर को चुन रहे हो, तो बहुत सावधानी से चुनो। क्योंकि ये आपका लाइफ चेंजिंग है। मतलब आप वहां पर अपना सब कुछ लगा के, अपने आप को डिवोट करके अपना लाइफ चेंज करने वाले हो, और अगर आपने गलत कर दिया, तो आपकी पूरी जो आगे की जो जर्नी है वो चेंज हो जाएगी। तो बहुत सावधानी से अपने टीचर्स को चुनो और अपने पढ़ाई करो। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है आदर्श ने। तो एक चीज कांग्रेस। और मैं हाँ सर बोलो। कहना चाहूंगा, जैसे कि जो करने जा रहे हो उसके पीछे रीजन भी होना चाहिए। जैसे एमटेक क्यों गेट क्यों लिखना है, हम्म। तो अगर हमें वो क्लियर नहीं होगा तो भी ये क्लियर नहीं होगा। जैसे मुझे बिल्कुल। पहले से पता था मैं एमटेक करूंगा, बिल्कुल। तो अगर जो भी किसी को हम कर रहे हैं पीएसयू वो हमें जाना पता है, होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। हाँ क्या करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से कॉलेज पॉसिबल हैं, हम्म। आईआईटी मिल सकते हैं, एनआईटी मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो वो फिर मैंने पहले से ही रिसर्च कर ली तुम्हें है। पता था कि हाँ, अगर मेरा इतनी रैंक तक आ गया तो आईआईटीज तो मेरे हाँ। सिक्योर हैं। यस सर। और नहीं, अभी तो सिक्योर जब तक ना हो जाए तब तक नहीं कहना चाहिए, नहीं, मिल जाएगा। क्योंकि भी बाकी इंटरव्यू हम वगैरह वेट होता है। करेंगे, लेकिन मिल जाएगा। हाँ सर, ये तो मुझे पता है मिल जाएगा, लेकिन जब अभी तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया ना, हम्म। अभी हम इंटरव्यू देने जाएंगे। हम्म। और हाँ, तो ये है कंफर्म कि पहले पता होना चाहिए कि मैं गेट क्यों लिखूंगा, हम्म। एमटेक करने के लिए, या पीएसयू के लिए, या टीचर बनने के लिए, ये किस लिए। तो अगर ये कंफर्म है तो ही आप हार्ड वर्क कर पाएंगे। सही बात है। मतलब आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आपका विजन होगा क्लियर, तो ही आप उस पर हार्ड वर्क करोगे। और अगर विजन ही नहीं होगा, तो फिर क्या होगा ना कि बीच रास्ते में आप उसको छोड़ दोगे। स्टार्ट तो करोगे, लेकिन बीच में आप उसको छोड़ दोगे, यस सर। क्योंकि विजन नहीं है ना। जैसे ही थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस आएगी, क्योंकि जैसे जनरली क्या होता है जब कॉलेज में होता है, तो हमारा एक रूटीन होता है कि हम सुबह 8 बजे जाएंगे, 4 बजे मैक्सिमम क्लासेस ओवर, फिर आते हैं असाइनमेंट वगैरह किसी का देख कर टॉप लेते हैं। तो बस यही होता है, और क्या। वो, वो एटीट्यूड यहाँ पे नहीं चल पाएगा, हम्म। क्योंकि यहाँ तो आप किसी का टॉप नहीं सकते। आप बिल्कुल। नोट ले सकते हैं, लेकिन साल तो आपको ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला। चलिए, तो बहुत मुझे अच्छा लगा आदर्श, तुमसे मिलकर, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं वाराणसी आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा जरूर। ठीक है।
तो और कहीं पर भी वेलकम सर। मतलब जहाँ पे आईआईटीज में भी जिसमें जाओगे तो वहां पर भी अगर मैं उस जगह पर आऊंगा तो मिलूंगा। ठीक है, और तुम भी अगर भोपाल आओ तो मिलना। जी सर, बिल्कुल। है ना। चलो, तो बाकी लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि आदर्श को देखो और उसके आदर्शों को फॉलो करो। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द यस। बेस्ट। थैंक यू सर।